कल हम लोग देख रहे थे डिक्लेरेशन। और कल आधा अधूरा हो गया था, तो थोड़ा सा इसको पूरा करके आगे बढ़ेंगे। डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया था क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। दुनिया में बहुत ढेर सारे ऐसे देश हैं जो किसी न किसी मुद्दे पर मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो कुछ निर्णय तक पहुंचते हैं। और निर्णय में आप देखिए कि डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम युद्ध को रोकना है तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिटमेंट कि आप ये काम करने जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि कल जो आपने पढ़ा था उसमें क्वा दुकुजा डिक्लेरेशन क्या है? क्वा दुकुजा, KWADUKUZA, क्वा दुकुजा डिक्लेरेशन क्या है? आप बताइए। और कोई बताएगा नहीं भाई, जल्दी बताओ। ये किस संगठन से संबंधित है? अरे इनको बताने दो ना भाई, अभी आपसे भी पूछेंगे। आप बताओ भाई। आप G20 से संबंधित है, सही जवाब है। G20 के कौन से मीटिंग में हुआ ये? कल्चर मिनिस्टर, देख लिया आपने तिरछी निगाह से उसमें कॉपी में, कल्चर मिनिस्टर, ठीक है। अगला देखिए, तो ये किस पे था पहले ये बताओ। आप बताओ। हाँ। किस पे? रिटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन सी? कल्चरल प्रॉपर्टीज, यानी जो सांस्कृतिक संपदाएं हैं, कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं पूरी दुनिया में, इन सब की सिक्योरिटी जरूरी है। कल्चरल प्रॉपर्टीज जो है आपके हेरिटेज का भी पार्ट होता है और पूरी दुनिया में कल्चरल प्रॉपर्टीज को नष्ट करने के लिए भी बहुत से लोग कोशिश में लगे रहते हैं। बामियान में बुद्धा की मूर्ति थी, अफगानिस्तान में तालिबानियों ने उसे तोड़ दिया था। तो कल्चरल हेरिटेज को और प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना, मूर्तियां हैं, ठीक है। इसके लिए एआई का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? कल्चरल प्रॉपर्टीज के कंजर्वेशन में एआई का इस्तेमाल इस पे बोला गया था। एक दो बातें और बता सकते हैं? इसमें क्या कहा गया था? इंडिजिनस लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और इंडिजिनस नॉलेज को प्रोटेक्ट करना, इस पे भी बात हुई। और कुछ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो कल्चरल प्रोफेशनल्स को बहुत बढ़िया, कल्चरल जो प्रोफेशनल्स हैं यानी आर्टिस्ट्स हैं, जो कल्चरल प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें फेयर रेम्यूनरेशन मिले, इसके लिए है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर इनटू क्लाइमेट एक्शन। ये जो कल्चर है इसको हम क्लाइमेट एक्शन में जोड़ें, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप देखिए कि हमारा कल्चर ही सिखाता है कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आप देखिए कि कोई भी आप घर में जब पानी बहाते हैं तो आपके घर वाले ही कह देते हैं नल बंद करो या वो बंद करो, सब है ना, टैप बंद करो, वही पानी आपका व्यर्थ जा रहा है। तो आपके कल्चर में ये सब चीजें हैं, लेकिन उस कल्चर का लाभ नहीं मिल रहा है, उसे क्लाइमेट एक्शन में आप शामिल कर दीजिए, ऐसा इस डिक्लेरेशन में कहा गया। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज, ये लिखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज, ठीक है, 2025 में ये यूनेस्को के माध्यम से कराया गया। कहाँ पर? बार्सिलोना, स्पेन में। बार्सिलोना नाम सुना होगा आपने, बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। नाम क्या था इसका? ये पूरे कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया MONDIACULT, साथ में है सब, ठीक है, MONDIACULT, बार्सिलोना, ठीक है। अब बताइए न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? आप न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। आपको इसमें कितना नंबर मिलेगा? -19, ठीक।
आप बताइए भाई। टू स्टेट सोल्यूशन, बहुत बढ़िया। न्यूयॉर्क उद्घोषणा, टू स्टेट सोल्यूशन, कहानी सुना चुका हूं मैं। क्या बताया था आपको कि भाई आप ये देखिए, इसको याद, टू स्टेट सोल्यूशन, चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई, है ना। ठीक है, उसमें अंदर नहीं जाते ज़्यादा, लेकिन वो बेस्ट एग्जांपल है मेरे हिसाब से टू स्टेट सोल्यूशन को समझने का। अभी मैंने किसी और को समझाया, उसको नहीं समझ में आ रहा था, इस उदाहरण से समझ में आ गया। न्यूयॉर्क उद्घोषणा हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दोहा। ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ अभी आप पर, छोटा सा। दोहा पॉलिटिकल, दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन 2025। आप बताइए क्या है दोहा डिक्लेरेशन? अलाय नहीं थे? कब आए थे? ठीक है, एक्सक्यूज। ये दोहा चौपाई छंद कुछ नहीं याद होगा फिर आपको, ये ध्यान रखिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप अगर नहीं आई तो आपको किसी से जेरॉक्स लेना था और उसको रिवीजन करना था, क्लास में अलर्ट रहना था। क्लास में अगर टीचर पूछता है तो आपको बताना था कि दोहा डिक्लेरेशन सोशल डेवलपमेंट पर हुआ है, जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन सोशल डेवलपमेंट है, दोहा में हुआ। 1995 में पहला समिट हुआ था कोपेनहेगन में। मैंने आपको कहा था कि यूपीपीसीएस का पेपर देखो कि कोपेनहेगन जो समिट था वो किस चीज पर हुआ था, उसमें ऑप्शन दिया गया है। 1995, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या बात किया था? दिल्ली डिक्लेरेशन, हाँ, दिल्ली उद्घोषणा। पहले हाथ उठा के बताइए कौन बताना चाहता है, बताइए। ट्रेडिशनल मेडिसिन, यहाँ लिख देते हैं परंपरागत औषधियाँ, ठीक है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया ट्रेडिशनल मेडिसिन पर, और उसमें दिल्ली उद्घोषणा जारी किया गया। बढ़िया। दूसरा क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कंजर्वेशन, मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कंजर्वेशन मतलब जो पांडुलिपियां हैं उनका, और वो पांडुलिपियों का एक जो धरोहर है, इसकी सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? इसके लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, इसमें कहा गया इस मिशन में कि ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको भी हम प्रिजर्व करें और उनका डिजिटल फॉर्म में हम करें, और उसके साथ साथ मतलब जो डिजिटलाइज्ड पूरा सिस्टम को करना है उसको करें। ट्रेडिशनल जो नॉलेज है इस कॉन्टेक्स्ट में उसको भी देखें। आप देखिए बहुत से अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब ग्रंथ हैं, रामायण का असमीज वर्जन, फिर ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के संस्करण हैं। उन सब चीज़ों को करना, संरक्षण करना हमारे धरोहर के लिए, संस्कृति के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया। और क्या था? अदिस अबाबा डिक्लेरेशन, हाँ, अदिस अबाबा डिक्लेरेशन उद्घोषणा। कहाँ की राजधानी है अदिस अबाबा? इथियोपिया की, ठीक है। इसको शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अदिस अबाबा में 2015 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया था कि डेवलपमेंटल पार्टनरशिप, पूरी दुनिया में विकास के लिए साझेदारी होगी, इसके लिए एक डिक्लेरेशन कभी 2015 में किया गया था। लेकिन हम लोग 2025 का पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर 5-10 साल पुराना भी कोई डिक्लेरेशन या कोई समिट, कोई कॉन्फ्रेंस में कोई बात कही गई है तो वो पूछी जा सकती है। तो उसी कैटेगरी में ये है कि मान लो आपसे पूछे अदिस अबाबा उद्घोषणा 2015, तो आपको क्या याद रखना है? पूरी दुनिया में डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फिनांसिंग, उसको बोलते हैं फिनांसिंग फॉर डेवलपमेंट। आप विकास तब करेंगे जब उस विकास में पैसा लग जाए ठीक तरीके से। तो भारत तो यही काम कर रहा है ना, यानी अदिस अबाबा 2015 वाला जो डिक्लेरेशन है उसमें भारत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी जो हुआ है वो क्या है? वो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर हुआ है, और अफ्रीका में क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ, और इस समिट में क्या कहा गया
इस समिट में ये कहा गया कि अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीका की भी एक क्लाइमेट पॉलिसी दिखे। जैसे हर देश, हर संगठन या हर एरिया अपनी क्लाइमेट पॉलिसी को लेकर के चलता है ना, ऐसे ही अफ्रीका की अब क्लाइमेट पॉलिसी इसके माध्यम से दिखाई गई। तो इसमें इन्होंने पहली बात क्या कही थी, याद आ रहा है? फेयर क्लाइमेट फिनांस सिस्टम, कि जब तक एक जलवायु वित्तयन जो प्रणाली है वो अच्छा नहीं होगा, कि आपको पैसा चाहिए, पैसा ट्रांसफर करिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए और क्लाइमेट चेंज से निपटिए, तो विकसित और विकासशील देशों के बीच में और ज़्यादा बेहतर संबंध पर असर पड़ सकता है और उसके साथ साथ एक क्लाइमेट निगोशिएशन की शुरुआत हो सकती है इसके चलते। तो अदिस अबाबा में ये बात कही गई, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए हम कैसे, मतलब जलवायु परिवर्तन के झटके सहने में हम कैसे काम करेंगे, अदिस अबाबा डिक्लेरेशन। ठीक है, एक और डिक्लेरेशन लिखिए। तियानजिन डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? आप बोलिए। तियानजिन, हाँ बहुत बढ़िया। एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और इसके जितने नेटवर्क्स हैं ये जो गलत काम कर रहे हैं इनके खिलाफ। ठीक है, एक और न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन लिखिए। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, एक तो आप लिख चुके हैं न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, मान लो वो ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है, कौन सा, टू स्टेट सोल्यूशन, तो आपसे एक दूसरा सवाल में ये वाला ऑप्शन रहेगा तो आप सही करिएगा। रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स पर, रिफ्यूजी और जो माइग्रेंट्स हैं इन सब के अधिकारों को लेकर के, इनके संरक्षण को लेकर के न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन reaffirms the importance of the international refugee regime and contains a wide range of commitments by member states। मतलब एक संगठन है UNHCR, ये सबसे बड़ा संगठन है शरणार्थियों के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस का। रिफ्यूजी जो चीजें हैं, रिफ्यूजी पॉलिसी है, ये सब ये देखता है। इसके जो सदस्य देश हैं ये रिफ्यूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्यवाही करें। इसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड यूएन का वियना कन्वेंशन, जो हम बाद में IR वाली क्लास में देखेंगे। यूएन का वियना कन्वेंशन 1951, इस पर भारत ने क्यों साइन नहीं किया है, क्यों नहीं रेटिफाई किया है, ये मुद्दा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखिए WHO's ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट, ये भी पूछा जा सकता है। WHO ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट। WHO ने पहली बार एक ऐतिहासिक समझौता किया 2025 में, जिसको कहा गया है ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट। ठीक है, और ये दुनिया का पहला, लिख लीजिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट है। ये तो लिख ही चुके हैं, वर्ल्ड फर्स्ट लिख लीजिए खाली, वर्ल्ड्स फर्स्ट, दुनिया का पहला है। WHO ने अपने 78वें जो सभा का आयोजन हुआ, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन हुआ था। इसी में ये अडॉप्ट किया गया आर्टिकल 19 ऑफ WHO कॉन्स्टिट्यूशन। WHO का जो संविधान है इसके अनुच्छेद 19 का पालन करते हुए ये काम किया गया है, ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, और इससे क्या होगा, पैंडेमिक से निपटना, यानी महामारियों से निपटना, महामारी से निपटना। ठीक है, ये चीज आप इसलिए जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि आज महामारियों से निपटने के लिए बहुत से लोगों के पास, मतलब कंट्रीज के पास नॉलेज भी नहीं है, और जो वर्कफोर्स चाहिए वो नहीं है, वैक्सीन नहीं है, और भी तमाम सब चीजें, जैसे केयर है, हेल्थ केयर। मान लो डॉक्टर ही डर रहे थे कोविड काल में कि नहीं हमें हो जाएगा, और सीधे जो है जब भी कोई एडमिट होता था तो लोग मान लेते थे कि अब तो डॉक्टर ध्यान नहीं देगा, इसकी तो मौत हो ही जाएगी, और ऐसा हुआ भी बहुत ज़्यादा पैंडेमिक के समय में। तो महामारी जो है इससे निपटना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, और इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग डॉक्टर्स हैं, एनेस्थीसिया है, और अलग अलग प्रकार की सब चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए एक बेहतर गाइडलाइन पूरी हो,
इसके लिए ये लाया गया था। ठीक है, टाइमली एंड इक्विटेबल एक्सेस टू डायग्नोस्टिक, मतलब समय रहते आप महामारी का, अब पता चला कि दुनिया महामारी फैली जा रही है वहाँ पे कॉन्गो में, और धीरे धीरे वहाँ थोड़ा आगे बढ़ा, कुछ और एरियाज में बढ़ा, और आपको अभी पता नहीं है इंडिया में, तो आपको कैसे टाइमली पैंडेमिक के बारे में पता चलेगा, और फिर आप डायग्नोस कैसे करेंगे, वैक्सीनेशन और थेरापेटिक्स ड्यूरिंग पैंडेमिक, इन सब चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया। ठीक है, और भी इसमें कुछ बातें हैं तो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। रिसर्च फंडिंग को बढ़ाना, ये भी कहा गया है, और इसमें एक शब्द ऐड कर लीजिए, इस एग्रीमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है पैथोजन एक्सेस एंड इक्विटेबल शेयरिंग। ये इस एग्रीमेंट का पार्ट है, पैथोजन एक्सेस एंड इक्विटेबल शेयरिंग। हेल्थ के फील्ड में इक्विटेबल शेयरिंग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है मान लो कोई बीमारी है तो बीमारियों के बारे में जानकारी आप दूसरों को नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं हम ही खुद ही करेंगे, हम ही दवाई बनाएंगे, हम ही वैक्सीन बनाएंगे, तो अगर शेयरिंग नहीं है तो बहुत सी समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसीलिए इस एग्रीमेंट में कहा गया है कि फार्मा कंपनीज गेन एक्सेस टू पैथोजन सैंपल्स। जो फार्मा कंपनियां होंगी, फार्मा कंपनियां, उनको क्या हो जाएगा, उनको एक्सेस मिलेगा, इस चीज पर पहुंच उनकी होगी टू पैथोजन सैंपल्स एंड डेटा। पैथोजन जो है इससे रिलेटेड, यानी जो भी रोगाणु कीटाणु जीवाणु सब हैं, इन सब के बारे में आपको क्या मिल जाए, डेटा मिल जाए, और सैंपल्स पर एक्सेस हो जाए, तब आप रिसर्च करके बता पाएंगे ना कि कैसे पैथोजन से निपटना है। ठीक है, तो पैथोजन सैंपल एंड डेटा इन रिटर्न फॉर शेयरिंग 10% ऑफ देयर पैंडेमिक रिलेटेड वैक्सीन्स, ऐसी बात कही गई है इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका एक महत्वपूर्ण। और फिर हमने लास्ट में देखा था डिक्लेरेशन ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड मेंटल हेल्थ, ये देखा था ना। ठीक है, जिसमें इक्विटी एंड इंटीग्रेशन, ये मेन टाइटल था। ठीक है, ये हो गया ग्लोबल हेल्थ रोड मैप विद दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। इसमें मैंने आपको एक दो बातें कुछ और बताई थी, जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि हाँ बताइए कि दूसरा ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, किसने किया, WHO ने किया। इसमें क्या बात कही गई, ग्लोबल हेल्थ रोड मैप, इसमें कहा हाँ, एक तो वो ग्लोबल हेल्थ रोड मैप, दूसरा कि सेफ इफेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये हो गया आपका। अब आ जाइए आप दूसरे सेक्शन में। दूसरा सेक्शन आपका है WHO और बीमारियां। WHO ने जिन कंट्रीज को या जिन एरिया को डिक्लेयर किया है बीमारी मुक्त, इससे रिलेटेड एक सवाल आता है। ठीक है, 2025 से शुरू करते हैं, जनवरी से। जनवरी 2025 का की पहली घटना है जॉर्जिया। जॉर्जिया हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री, मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, मलेरिया मुक्त बाई WHO ने कर दिया। अब इसके बारे में दो तीन जानकारी होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, जल्दी जल्दी लिखिए। अगर आपने काम कर लिया तो अभी एग्जाम देने जाएंगे उसमें सब मिल जाएगा। ठीक है, अगला आपको ये बताना है कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट कौन जारी करता है, और वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट में दुनिया में कितने मलेरिया रोगी हैं, नंबर ऑफ मलेरिया जो पेशेंट्स हैं उनका जिक्र हो, और उसके बाद उनका मॉर्टेलिटी, कितने लोग जो है एनुअली मलेरिया से उनकी मौत होती है, ये जानना जरूरी है। फिर एक और देख लेना, मलेरिया का वैक्सीन
मलेरिया का पहला वैक्सीन कहाँ बन रहा है, किस देश ने बनाया, क्या चलाया, एक ये बिंदु आपको जानकारी चाहिए। ये हम साइंस वाले में करेंगे। अभी मैं WHO का डिक्लेयर वाला बता रहा हूँ, वन लाइनर बताना है, नहीं तो मैं ये सब बता देता जो मैं आपको सवाल दूंगा, ठीक है। और इसमें कोई भी डिजीज है, जब भी डिजीज को पढ़ो तो थोड़ा सा सिम्टम और वो होता कैसे है ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उस डिजीज का रीजन क्या है, प्रोटोजोआ है या फिर बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, मोल्ड्स हैं, क्या है, किन चीज़ों से वो हुआ है। दूसरा, ट्रांसमिशन पर सवाल पूछता है कि अगर ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है या ह्यूमन टू एनिमल हो रहा है, एनिमल टू ह्यूमन हो रहा है, पूरा उसके बारे में आपको जानना होगा कि 2-3 ही पॉइंट होते हैं कि कोई डिजीज दूसरे में कैसे पहुंचता है ना। तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन और तमाम जो बातें आप जानते ही हैं, वो सब आप देख लेंगे। नेक्स्ट अगला है जॉर्जिया के बाद आप लिखिए, इंडिया रिसीव्स WHO सर्टिफिकेशन। भारत को WHO ने प्रमाण पत्र दे दिया। ये न्यूज़ है कब का, 20 मई 2025 का, ठीक है। न्यूज़ ऑन AIR.government.in ने इसको पब्लिश किया है कि इंडिया ट्रैकोमा फ्री हो गया है, TRACHOMA, ट्रैकोमा आंखों की बीमारी होती, ट्रैकोमा फ्री, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। यही जो 78वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली था जिनेवा में, ये बोला गया, ठीक है। लिख लिया सबने। इंडिया ने इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट्स टू एलिमिनेट ट्रैकोमा। क्या ये प्रोग्राम का नाम लिखा दूं? देखिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट टू एलिमिनेट ट्रैकोमा, ठीक है। आंखों में जो कैंसर होता है, ऑन्क्यूलर जो कैंसर है, इसके लिए बीच में न्यूज़ में आया था कि एक गामा नाइफ रेडिएशन थेरेपी, ये अलग न्यूज़ है। थेरेपी ये इंडिया में पहला लॉन्च किया गया एम्स के द्वारा दिल्ली में। तो जैसे मान लो अगर कभी आ जाए कि गामा नाइफ रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो आंखों का कैंसर, ठीक है, उसके उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रैकोमा के बारे में थोड़ा बहुत आप देख लेना साइंस के हिसाब से, जब साइंस में आएंगे तब बात करेंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, सूरीनाम सुना होगा आपने, साउथ अमेरिका का देश है। सूरीनाम has been declared malaria free by WHO 30 जून, ये जून 2025 की खबर है। सूरीनाम, तेरे नाम का भाई है सूरीनाम, SURINAME, देखो इसमें भी नेम है NAME, हिंदी में बोलते हैं नाम, सूरीनाम। नेक्स्ट, अगला है सेनेगल। सेनेगल एक अफ्रीकी देश है, नाम सुना होगा आपने। सेनेगल इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ ट्रैकोमा। सबसे लेटेस्ट ये न्यूज़ है, अभी आ रहे हैं, सभी हो रहे हैं धीरे धीरे। पाकिस्तान भूखमरी मुक्त हो गया है, ऐसा है, आटा चावल दाल मुक्त देश, ट्रैकोमा फ्री। सेनेगल को घोषित किया गया जुलाई 2025 में इसको पब्लिक हेल्थ डिजीज एलिमिनेशन का दर्जा मिल गया, और ये दुनिया में 25वां ऐसा देश है और अफ्रीका में 9वां देश है जिसको इस तरीके का उपलब्धि मिली।
आप इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, ये जो डिजीज है इसको वहां पर एनटीडी के रूप में देखा जाता है। एनटीडीज यानी निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है। ट्रैकोमा के बारे में आप जान लीजिए, कंटेजियस है, संक्रामक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से होता है ना। और क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया से ये होता है। प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, मतलब ये हो सकता है ब्लाइंडनेस को बढ़ावा दे पूरी दुनिया में, ऐसी बात है। नेक्स्ट अगला लिखिए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हैज बीन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय WHO। पोलियो मुक्त देश घोषित हो गया इंडोनेशिया। कल मेरे पास एक अधिकारी का मैसेज आया, यही अग्रिम शुभकामना देने के लिए, वो बर्थडे वाला। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ हैं आप? बोला इंडोनेशिया में है, अभी आ रहे हैं। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा आप तो आसियान सेंट्रलिटी वाले हैं। आसियान सेंट्रलिटी आप जानते हैं, तो मैंने क्यों बोला होगा, यानी इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए आसियान सेंट्रलिटी में इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो बड़े खुश हुए कि हमें ऐसा बोला गया, टाइटल मिला। तो ब्यूरोक्रेट लोग जो है। नेक्स्ट, पोलियो फ्री हो गया। इंडोनेशिया को पोलियो वायरस टाइप 2 आउटब्रेक से मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। नेपाल अगला है। नेपाल हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ रूबेला। रूबेला सिंड्रोम होता है, रूबेला बीमारी से मुक्त देश घोषित कर दिया गया। फर्स्ट कंट्री इन WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में पहला देश नेपाल जो रूबेला मुक्त हो गया है, ठीक है। 2025 अगस्त 2025 की खबर है ये। और ये इसलिए हुआ क्योंकि नेपाल ने 95% से अधिक बच्चों को एटलीस्ट 1 डोज ऑफ रूबेला वैक्सीन दे दिया 2024 में। इसके चलते ये हुआ, ठीक है। रूबेला इज ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स। इसको हम जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं, ये ऑप्शन में आ सकता है। जर्मन मीजल्स, मीजल्स यानी खसरा, ठीक है, जर्मन मीजल्स। एंड इट इज हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन। ये वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है, हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन दैट पोजेस पर्टिकुलर रिस्क फॉर प्रेग्नेंट वुमन। सबसे ज्यादा इसमें जो टारगेटेड ग्रुप है वो है गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमन। इसलिए रूबेला वैक्सीन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए। इसमें क्या होता है, लीडिंग टू मिसकैरेज की घटना ज़्यादा होती है। ये सब अवेयरनेस भी है भाई, हेल्थ लिटरेसी है, इसके बारे में सबको पता भी होना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि ये शिल्पा शेट्टी की जो बहन है, इसको कोई बहुत बीमारी हुई है ना, तो वो बीमारी बहुत इम्पोर्टेंट है महिलाओं के संदर्भ में। तो मैंने जब सुना था तो मैंने उसको तुरंत उसके बारे में बताया। बहुत से लोगों ने देखा, करीब 10-15 हज़ार लोगों ने उसको समझा कि ये बीमारी क्या है। तो बहुत से लोगों ने उस पर बताया कमेंट करके कि ये बीमारी के बारे में तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी महिला, उसको अगर वो इनफर्टिलिटी की तरफ बढ़ रही है तो उसके लिए कौन सी वो बीमारी, आप अगर गूगल पे डालेंगे भी तो आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो बाहुबली की एक्ट्रेस थी, इसको बीच में एक बीमारी हो गई थी। ऐसी जो बीमारियां होती है ना, वो बीमारियां न्यूज़ में आएंगी, वो बीमारियों पर भी सवाल बना दिया जाएगा करंट अफेयर में, उनका नाम हटा करके। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि ये लोग सेलिब्रिटी है ना, इनका आया तो सारे अखबारों ने छापा, न्यूज़ में आ गया कि भाई इनको ये बीमारी थी। तो उसमें एक ऐसी बीमारी उसको लगी कि उसकी हंसी बंद नहीं होती। जब वो हंसती है तो हंसती ही रहती है। अभी 2 दिन पहले उस पर पुराना है वीडियो
उस पर कमेंट आया, उसमें कहा किसी ने कहा है, लिखा है कि अरे मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है और यही सेम समस्या है। हंसते हैं तो उत्तर भी, और भी ऐसी तमाम बीमारियां हैं। नेक्स्ट, इसमें स्टिल बर्थ और सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। स्टिल बर्थ STILL, स्टिल बर्थ या सीवियर बहुत ही गंभीर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं बच्चे में। अब सोचो कि बच्चा अगर हो तो कोई भी बच्चा कहीं भी पैदा हो तो ईश्वर की कृपा से वो स्वस्थ होना चाहिए। आप सोचो कि दिव्यांगों को किस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता, जो हेल्थ सिस्टम है, उन सब की जिम्मेदारी है कि इतना अवेयरनेस रहे कब किसको समय पे कौन सा टीका दिलवाना है। बहुत से लोग वैक्सीनेशन मिस करा देते हैं, पता चला कि मतलब माँ से बच्चे में चला गया रोग, और फिर मॉर्टेलिटी बढ़ती चली है। आपने वो सुना है ना कि मातृत्व मृत्यु दर का क्या मतलब है? प्रति 1 लाख की संख्या पर जो माताएं मतलब जो जन्म देती हैं, फिर उसमें कितने बच्चों की मौत होती है। फिर बच्चों का ये ऐसे कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो प्रति 1000 पर उसमें से कितने बच्चे जीवित बचते हैं। इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर देखना जरूरी है। ये सब रीजन्स है ना उसके पीछे। नेक्स्ट, तो although safe and cost effective vaccine exist, the infection remains a global threat with an estimated 1 lakh infants born with congenital rubella syndrome। मतलब 1 लाख बच्चे इसी रूबेला सिंड्रोम से ग्रसित होते हुए ही जन्म लेते हैं, इसलिए ये एक बड़ी बीमारी है। बाद में इसमें और बताएंगे वैक्सीन के बारे में और क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट, तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे नाम सुना होगा, आसियान का नया सदस्य जो बना है 11वां। इट हैज बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री। इसे भी 2025 में मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, WHO ने 2025 में अगस्त में केन्या को स्लीपिंग सिकनेस मुक्त घोषित कर दिया है। स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी होती है जिसका सोने से कोई संबंध नहीं है ज्यादा। WHO ने केन्या को फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस घोषित किया। ठीक है। पब्लिक हेल्थ रिजॉर्ट नहीं है। 10वां ऐसा देश है जिसने ऐसा माइलस्टोन प्राप्त किया है। इसमें भी फिर वही बात कही गई है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज शब्द देखो फिर से आएगा। तो IAS के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है NDT वाला, इसको आप देखेंगे। नेक्स्ट, इजिप्ट, लेकिन ये पुराना हो गया, अक्टूबर 2024 का है। मलेरिया फ्री। सबसे लेटेस्ट देखिए मालदीव, ये आएगा इस बार, चांस पूरा है। मालदीव बना है पहला देश, फर्स्ट कंट्री। मेन वर्ल्ड पर ज़्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट कंट्री बना है इस मामले में टू अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन। ये शब्द याद रखिएगा, ट्रिपल, तिहरा, एलिमिनेशन हुआ है। ठीक है। ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, मदर से बच्चे में जो HIV जा रहा है, प्लस सिफिलिस SYPHILIS सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है। ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है मालदीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है।
मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एक बहुत बड़ा थ्रेट है दुनिया में। नेक्स्ट, अंतिम न्यूज लिखिए आज का। WHO ने हेपेटाइटिस बी को कैंसर का टैग दिया कि इससे कैंसर होता है, हो सकता है। हेपेटाइटिस डी को WHO ने 2025 में कार्सिनोजेनिक CARCINOGENIC कार्सिनोजेनिक घोषित किया। अब आपकी जो जिम्मेदारी है और होमवर्क है आज का, ठीक है, ये आप बता सकते हैं इसको कि हेपेटाइटिस जो टाइप्स हैं इसके, ठीक है, खासकर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी कैसे होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस ई कैसे होता है, और उसके जो सारी बातें हैं ये आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, देर भी हो गई है। कल ये वाला सेक्शन पूरा करेंगे।